हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर 2 वार्षिक हिसाब, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा है। अभी भी फिर से मेरा एक बार वही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको समय मिले तो एक से अधिक बार उसे देखें और आपको अच्छा लगे मेरी मेथड तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ रोज की तरह ही शुरू करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा तो बड़े से बड़ा महान व्यक्ति बनने के लिए उसे संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेगा तो सफलता उसके हाथ नहीं आएगी। आपको जितनी बड़ी सफलता करनी है आपको परिश्रम भी उतना ही करना पड़ेगा। सोने को जितना ज़्यादा गलाते हैं उसकी चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती है, उसकी शुद्धता उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहे और मेहनत से आगे बढ़े। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोज़ की तरह जब तक ये सवाल हल करना मैं शुरू ना करूं, आपके बोर्ड के स्क्रीन पर वो सवाल दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलीम और सवाना की साझेदारी पेढ़ी की सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। अब सकल तलपट देख सकते हैं, पूंजी खाता दिया हुआ है सलीम और सवाना, और चालू खाता भी दिया हुआ है सवाना और सलीम। ध्यान दीजिएगा, चालू खाते में पहले सवाना का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिएगा, सवाना का नाम पहले लिखा हुआ है, सलीम का बाद में लिखा हुआ है, और हमने सलीम को S1 नाम दिया और सवाना को S2 नाम दिया हुआ है। और आज चालू खाते की शेष दी हुई है, इसलिए हमने चालू खाता बनाया है। और चालू खाता बनाया है तो मैंने आपको कहा था कि जब चालू खाता बनेगा तो पूंजी खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूंजी की एंट्री हम डायरेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने खाते कौन कौन से बनाए हैं। तो सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता आज मैंने नहीं बनाया है, चालू खाता और पक्की तलपट। हो सकता है कितने बच्चों का ऐसा प्रश्न हो कि सर रोज़ तो हम लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं, फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वार्षिक हिसाब तैयार करना है और लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाना है। आप अगर बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं कैसे बनाना है वो हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रश्न में साझेदारों से संबंधित अगर कोई समायोजन नहीं हो, यानी साझेदार का पूंजी का ब्याज, साझेदार के आहरण का ब्याज, साझेदार के चालू खाते का ब्याज, या साझेदारों को प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन, तो फिर लाभ हानि वितरण खाता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है, शुरुआत में भी बताया हुआ है आपको कि लाभ हानि वितरण खाता एक ऐसा खाता है जो लाभ हानि खाते का ही एक भाग है। लाभ हानि वितरण खाते में सकल तलपट में से एक सिंगल एंट्री भी, एक भी व्यवहार का लेखा उसमें सकल तलपट में से नहीं होता, उसमें समायोजनों की ही असर होती है। और जब समायोजन ही नहीं होंगे, साझेदार से जुड़ा हुआ कोई समायोजन होगा ही नहीं, तो हमें लाभ हानि वितरण खाता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही लाभ हानि बांटने की बात, तो जो हम लोग लाभ हानि खाता बंद करके शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त करते थे, वही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि हमारा वितरण पात्र लाभ या वितरण पात्र हानि कहलाएगा, जिसे हम लाभ हानि खाते में ही क्या करेंगे, साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। और आज लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया हुआ है तो हम समान अनुपात में उसे बांट देंगे। चलिए प्रश्न में आगे देखते हैं। माल का स्टॉक 31/3/17 यानी अंतिम स्टॉक दिया हुआ है। रोकड़ शेष, बैंक में चालू खाता, SBI की फिक्स्ड डिपॉजिट, देनदार लेनदार, वेतन, जमीन मकान, प्लांट यंत्र, फर्नीचर, बीमा प्रीमियम, भाड़े पट्टे से ली मशीनरी, 1/4/16 से 5 वर्ष के लिए। गुप्त समायोजन है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, हमने पहले सवाल में भी इसे हल किया था कि 5 वर्ष के लिए है तो हम क्या करेंगे, 1/5 भाग अपलिखित, वो भी शुरुआत से ही है, वर्ष के शुरुआत से 1/4/16 से ही है तो पूरा 5 भाग अपलिखित करेंगे। अगर 1/10/16 ऐसा लिखा होता तो 5 भाग अपलिखित करते, गुने 6/12 भी हम करते। स्टेशनरी छपाई खर्च, डूबत ऋण और डूबत ऋण आमद, विज्ञापन खर्च, मुसाफरी खर्च, व्यापार खाता। आज फिर से आपको व्यापार खाता दिया हुआ है, लेकिन आज व्यापार खाते पर 1-2 समायोजन भी है, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसके लिए एक छोटा सा सुधारा हुआ व्यापार खाता मैंने बनाया है। आगे सवाना की लोन 1/10/16, ये भी इंपॉर्टेंट गुप्त समायोजन है। हमने पहले सवाल में सीखा था ब्रह्मा की लोन,
उसी तरह से सबाना कौन है, साझेदार है, और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ऐसे तो हम समायोजन पढ़ना अभी हमारा बाकी है, लेकिन मैंने तो पहले से पढ़ लिया इसलिए मुझे मालूम है। हम आगे देखेंगे कि समायोजन में नहीं दिया हुआ है, और समायोजन में नहीं दिया है तो भी अगर साझेदार ने पीढ़ी को कोई लोन दिया हो तो उस लोन पर वार्षिक 6% ब्याज पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बट्टा अनामत। अब समायोजन देखते हैं। पहला, सलीम 4000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया था परंतु उसका लेखा बही में नहीं किया। सलीम कौन है, साझेदार, और साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए अगर माल ले जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण से गया माल। उसे हम क्या कहेंगे, आहरण से गया माल। और आहरण से गया माल हो या किसी भी प्रकार से माल गया हो, हम उसे क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे। और हमारा व्यापार खाता पहले से ही दिया हुआ है इसलिए हमने एक सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाया है। तो आपको सकल तलपट में नीचे से तीसरे नंबर पे दिखाई देगा व्यापार खाता, उस पर आपको नंबर 1 लगाना है। कहाँ कहाँ असर होगी, तो एक तो वो आहरण है इसलिए चालू खाते के उधार में आहरण लिखकर सलीम के खाने में हम लिख देंगे 4000, और दूसरी असर खरीदी में से माइनस होगा। खरीदी नहीं है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस में है तो जमा में लिखना होगा, लेकिन एक दूसरा समायोजन भी है उसके ऊपर इसलिए हम उस रकम में से माइनस कर देंगे। देखते हैं दूसरा तो हम ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। दूसरा देखने के बाद एक बार हम फिर से पहला और दूसरा दोनों देखेंगे। दूसरा क्या है, हिसाबी वर्ष के अंत में 8000 की कीमत का माल खरीदा था परंतु लिखना रह गया। खरीदे हुए माल का लेखा करना रह गया। तो आपको मालूम ही है खरीदी का लेखा करना बाकी हो तो हम खरीदी में जोड़ेंगे, और खरीदी किससे करते हैं, लेनदार से, तो लेनदार में जोड़ेंगे। लेनदार के लिए देना लिखा होगा या लेनदार लिखा होगा, आज तो लेनदार ही लिखा हुआ है तो हम लेनदार में जोड़ेंगे और खरीदी में जोड़ेंगे। तो लेनदार आपको बाजू पेज नंबर 80 पे मिलेगा, उस पर नंबर 2 लगाना है, नीचे से दूसरे नंबर पे है, लेनदार पे नंबर 2। और दूसरी असर कहाँ पे, व्यापार खाते के उधार में आप लिखेंगे लिखना बाकी खरीदी कितना, 8000 इनर कॉलम में। और अब जो पहला समायोजन था कि 4000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गया है, वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस आहरण से गया माल। ऊपर 8000 लिख देंगे और फिर नीचे लिखेंगे माइनस आहरण से गया माल, क्योंकि हम ऊपर माइनस 4000 लिखेंगे तो थोड़ा उचित नहीं लगेगा। इसके लिए 8000 माइनस आहरण से गया माल 4000, 8000 की दूसरी एंट्री हम लेनदार में जोड़ेंगे और 4000 जो आहरण वाला है उसकी दूसरी एंट्री हम चालू खाते के उधार में आहरण के रूप में करेंगे, सलीम के खाने में हम लिख देंगे 4000। तो इस तरह से पहला और दूसरा समायोजन जो महत्वपूर्ण था आज के सवाल में, तीसरे से आसान है एकदम। पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम जिसको आप कहते हो, आपको अच्छी तरह से मालूम है। किसी भी खर्च का हमने अग्रिम चुकाया है तो उस खर्च में से माइनस करेंगे और संपत्ति लेना में लिखेंगे। तो बीमा प्रीमियम पे आप लगा दोगे नंबर 3, बीमा प्रीमियम आपको पेज नंबर 81 पे ही ऊपर से चौथे नंबर पे मिलेगा, उस पर नंबर 3 क्या एंट्री होगी तो उसमें से हम माइनस करेंगे और संपत्ति लेना में लिखेंगे। चौथा है देनदारों में से 800 का लेना अब वसूल नहीं होगा, मतलब डूब जाएगा, और देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत रखिए। यानी डूबत ऋण भी कहा है और डूबत ऋण अनामत भी कहा है, दोनों ही कहा है। तो देनदार पर नंबर 4, और आज हमें पहली बार वो चारों कॉलम बनाने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आप प्रश्न में भी देख सकते हो नीचे से 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। पहले से सकल तलपट में भी दिया हुआ है और समायोजन में भी डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों ही है, इसलिए आज हमारे चारों के चारों कॉलम बनेंगे। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत की असर क्या होगी, तो मैंने बताया आपको, घिसाई हो, अपलिखित हो, डूबत ऋण हो या डूबत ऋण अनामत हो, सबकी असर एक जैसी। जिसके बारे में कहा होगा उस संपत्ति में से माइनस करेंगे और सबके सब लाभ हानि खाते के उधार में। 5वां, देनदार पर बट्टा अनामत की अब जरूरत नहीं है। यह समायोजन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जरूरत नहीं है तो ये समायोजन नहीं लिखते तो भी हम नहीं गिनते, जरूरत होता है तो हमें देखना पड़ता है भाई कितना % गिनना है, क्या करना है, क्योंकि ये समायोजन पढ़कर कितने बच्चे जो बुक में बट्टा अनामत दिया हुआ है उसका ही लेखा नहीं करते हैं, वो उचित नहीं है। वो तो दिया हुआ है सकल तलपट में तो उसकी एक असर फिक्स है ही। ये जो दिया हुआ है यानी भविष्य में जो हम लोग पहले डूबत ऋण माइनस करते हैं, फिर डूबत ऋण अनामत माइनस करते हैं, फिर जो बट्टा अनामत माइनस करते हैं, उसकी अब जरूरत नहीं है। तो अब वहाँ पे मैं लिखकर 0 लिख दूँ और उसकी दूसरी असर लाभ हानि के उधार में वापस 0 लिखूँ तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो ये समायोजन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा हो तो उस पर कट कर सकते हैं आप बुक में भी देख सकते हैं, मैंने कट कर दिया है। 6ठा आपका फेवरेट समायोजन, प्लांट यंत्र पर 20% और फर्नीचर पे 5% घिसाई गिनिए। प्लांट यंत्र और फर्नीचर दोनों पे नंबर आपको 6 लगा देना है, ठीक है, दोनों पे नंबर 6 लगाना है। दोनों की एंट्री मालूम है आपको, घिसाई की एंट्री क्या होती है उसमें से घटाएंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। इस तरह से पूरा समायोजन हो गया है। अब आप देख सकते हैं मैं खाते क्या क्या बनाया हूँ, सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। लाभ हानि वितरण क्यों नहीं बनाया, क्योंकि साझेदारों से संबंधित किसी भी व्यवहारों का लेखा लाभ हानि वितरण खाते में होता है। सकल तलपट के किसी भी
खाते का लेखा उसमें नहीं होता और आज साझेदारों से संबंधित कोई भी समायोजन नहीं दिया हुआ है, इसलिए लाभ हानि वितरण खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये पक्की तलपट मैंने बनाया है। अब हम सवाल को कैसे हल करेंगे वो ध्यान से आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को हल करना। तो सबसे पहले बुक में देखेंगे आप, तो सबसे पहले दिया हुआ है पूंजी खाता 1,60,000 और 1,20,000। तो आज चूंकि चालू खाता दिया हुआ है इसलिए पूंजी की डायरेक्ट एंट्री हम किस में करेंगे, पूंजी दायित्व में। पूंजी S1 और S2। तो S1 का है 1,60,000, सलीम को हमने S1 नाम दिया है और सवाना को S2 नाम दिया है, ध्यान रखिएगा उस बात का। दोनों को जोड़ेंगे तो 2,80,000 डायरेक्ट हम बाहर लिख देंगे। अब चालू खाता दिया है, उसमें ध्यान रखिएगा कि पहले सवाना का दिया हुआ है, बाद में सलीम का दिया हुआ है। तो सवाना की उधार बाकी दी है, इसके लिए हम उसको उधार में लिखेंगे, शेष आगे लाए। और सलीम का जमा में दिया हुआ है इसलिए उसका जमा में लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाना का दिया हुआ है उधार में 10,000 दूसरे कॉलम में, और सलीम का जमा में दिया हुआ है 40,000। सलीम का पहला वाला कॉलम है तो पहले कॉलम में, और जमा में सवाना के खाने में डैश। तो याद रखिएगा सवाना का उधार बाकी दिया है तो उधार में लिखा है 10,000 और उसका सलीम का जमा बाकी दिया है इसलिए जमा में लिखा है 40,000। आगे माल का स्टॉक यानी 31/3/17 यानी अंतिम स्टॉक, रोकड़ शेष, बैंक में चालू खाता, SBI के फिक्स डिपॉजिट और देनदार, ये सब के सब संपत्ति लेना में। क्यों? क्योंकि सबकी उधार बाकी है और सभी हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो बारी बारी से लिखते हैं। पहले अंतिम स्टॉक, ऊपर से स्थायी संपत्ति के लिए जगह छोड़ा है मैंने, तो अंतिम स्टॉक कितना होगा? अंतिम स्टॉक 54,600। अंतिम स्टॉक के बाद रोकड़ शेष, किसी पर कोई समायोजन नहीं है जब तक तब तक वैसे का वैसा। रोकड़ शेष है 560। रोकड़ शेष के बाद बैंक में चालू खाता, कितना दिया हुआ है बैंक में चालू खाता? 14,000। SBI की फिक्स डिपॉजिट, SBI में FD शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, फिक्स डिपॉजिट कितना? 80,000। उसके बाद देनदार इनर कॉलम में 36,800 और लेनदार पूंजी दायित्व में इनर कॉलम में, क्योंकि दोनों पर ही समायोजन है, देनदार पे भी समायोजन है और लेनदार पे भी। लेनदार कितना है? 24,000। चलो अब दोनों का समायोजन हम हल करते हैं। तो समायोजन में अगर हम देखेंगे तो देनदार पे कौन सा समायोजन है? तो देनदार पे चौथा समायोजन है, और लेनदार पे कौन सा है? तो लेनदार पर दूसरा है। तो पहले दूसरा समायोजन हल करते हैं। हिसाबी वर्ष के अंत में 8,000 की कीमत का माल खरीदा था, परंतु खरीद बही में लिखना, खरीदी में लिखना रह गया है, तो लिखना बाकी है। तो हम क्या करेंगे? प्लस लिखना बाकी खरीदी। कितना है लिखना बाकी खरीदी? 8,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8,000, 24 और 8 32,000। 8,000 की दूसरी असर हम कहाँ करेंगे? तो सुधारा हुआ हमने व्यापार खाता बनाया। आज हमारे पास व्यापार खाता पहले से दिया हुआ था, उसकी जमा शेष दी हुई है, तो हम जमा में पहले शेष लिख देते हैं क्योंकि बाद में लिखना न रह जाए। तो शेष आगे लाए। अगर व्यवहार खाते के ऊपर कोई समायोजन नहीं होता तो ये जमा शेष ही शुद्ध लाभ कहलाता, लेकिन कुछ इसमें सुधार करना है, इसके लिए हमने सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाया है। जमा शेष मैंने देखकर लिख दिया है ढूंढकर, नीचे से तीसरे नंबर पे सकल तलपट में दिया हुआ है तो वो मैंने लिख दिया 61,800। अब इसके उधार में वो जो लिखना बाकी खरीदी है उसकी एंट्री क्या होती है? खरीदी में जोड़ेंगे और लेनदार में जोड़ेंगे। तो खरीदी तो पहले से हमारे पास नहीं है क्योंकि व्यापार खाता पहले से ही दिया हुआ है, तो व्यापार खाते के उधार में सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे हम, लिखना बाकी खरीदी। लिखना बाकी खरीदी कितना? 8,000। अब बिना भूले पहला वाला जो समायोजन है उसका भी हम हल साथ में ही कर देंगे। तो हम पहला समायोजन भी पढ़ लेते हैं। सलीम 4,000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया था, परंतु उसका लेखा बही में नहीं हुआ है। सलीम कौन है? साझेदार, और साझेदार अपने निजी उपयोग के लिए अगर माल लेकर जाए तो वो क्या कहलाएगा? आहरण। पूरा रोजनामचा क्या होगा? आहरण खाते उधार, आहरण से गए माल खाते का। तो किसी भी प्रकार से माल की जावक होगी तो हम क्या करेंगे? खरीदी में से माइनस आहरण से गया माल।
कितना गया है आहरण से, तो 4000, 8000 में से 4000 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4000, और 4000 की दूसरी एंट्री, ऐसे भी किसी भी प्रकार से माल जाए तो हम खरीदी में से घटाते हैं और लाभ हानि के उदाहरण में लिखते हैं। ऐसा मैंने आपको समायोजन की असर समझाते समय बताया था, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था आहरण एक अपवाद है कि आहरण से गया माल होगा तो खरीदी में से तो घटाएंगे, लेकिन आहरण कहाँ लिखेंगे, तो पूंजी खाते या चालू खाते के उदाहरण में लिखेंगे। तो आज हमारे पास चालू खाता है तो चालू खाते के उदाहरण में लिखेंगे। आहरण किसने किया है, तो सलीम ने किया है, तो सलीम यानी S1, पहले खाने में 4000, दूसरे में डैश। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा समायोजन पूरा हो गया। दूसरे समायोजन की भी 2 असर हो गई, 1 और ये 2। पहले समायोजन की भी 2 असर हो गई, ये खरीदी में से माइनस और ये। और कौन सा समायोजन है, तो देनदार पर हमारा चौथा समायोजन था कि 800 का लेना अब वसूल नहीं होगा और 5% क्या करना है, डूबत ऋण अनामत। हमने देनदार को अंदर लिख कर रखा है, तो पहले डूबत ऋण जो वसूल नहीं होगा, अब पक्का है कि डूब जाएगा। तो डूबत ऋण कितना है 800, तो 36,800 में से 800 घटाएंगे तो राउंड फिगर आ जाएगा 36,000। अब उसी पे एक और समायोजन है कि देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो -5% डूबत अनामत। 36,000 का 5% करेंगे तो 1800, घटाएंगे आप तो 34,200। उसके बाद अगर पांचवा समायोजन की मैं बात करूं जिसको मैंने कटवा दिया है, तो देनदार पे बट्टा अनामत की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते थे माइनस बट्टा अनामत 0 और फिर घटाकर बाहर 34,200, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दोनों ही डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत कहाँ पे आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में। तो 4 कॉलम मैंने आपको बताया था कि कौन सा 4 कॉलम, 2 बार हमें क्या लिखना है, डूबत ऋण लिखना है, 2 बार हमें डूबत ऋण और 2 बार डूबत ऋण अनामत। 2 बार लिखना है आपको डूबत ऋण और 2 बार डूबत ऋण अनामत। ऊपर और नीचे आपको तलपट लिखना है, यानी तलपट में जो दिया होगा वो, और बीच में दोनों आपको समायोजन लिखना है। तो अभी आपको कौन सा वाला मिला है, समायोजन के दोनों मिल गए हैं। डूबत ऋण समायोजन देख सकते हैं आप 800, और डूबत ऋण अनामत समायोजन देख सकते हैं आप, ये रहा 1800। अभी ये जब मिलेगा तब हम लिख देंगे, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप मिलेगा तो लिख देंगे, अगर बाई चांस नहीं मिला तो हम डैश कर देंगे, लेकिन मिलेगा ही क्योंकि मैंने पहले से ही उसको देख लिया है और आपको भी दिखाया था। चलिए, देनदार लेनदार के बाद क्या है, वेतन। कहाँ पे आएगा वेतन, तो लाभ हानि खाते के उधार में। अब ऊपर एक लाइन मेरे पास जगह है और यहाँ पता ही है मुझे कि सकल हानि नहीं आने वाला, तो जगह का पूरा उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। वेतन कितना है वेतन, तो वेतन दिया हुआ है 37,000। हो सकता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी हो रही हो, तो मैं अगले चैप्टर में, बाकी के जो चैप्टर है उसमें कोशिश करूंगा कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं। यहाँ पे मजबूरी है छोटा लिखने का, क्योंकि वार्षिक हिसाब का जो चैप्टर है आपके क्लास में भी बोर्ड पर मुझे छोटा ही लिखना पड़ता है, और ये भी बोर्ड ही है क्लास का, इसमें भी छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही साथ पूरा वार्षिक हिसाब आ जाए। कितने लोगों को वीडियो में भी कुछ इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो वीडियो को HD मोड पर देखें आप। व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 से 16 मिनट से ज़्यादा का वीडियो उस पर भेजना मुश्किल है, इसके लिए मैं यूट्यूब पर रख रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए भी उपयोगी है। चलिए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम, तो ज़मीन मकान प्लांट यंत्र फर्नीचर, ये भी सब संपत्ति है। जिस पर समायोजन नहीं है वो बाहर लिखेंगे, जिस पर समायोजन है वो अंदर लिखेंगे। तो ज़मीन मकान कितना है, ज़मीन मकान 1,20,000, कोई समायोजन नहीं है तो हम बाहर लिखेंगे। जमीन मकान के बाद प्लांट यंत्र है तो उसको प्लांट कट कर दीजिएगा, सिर्फ यंत्र लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट यंत्र का घिसाई व्यापार खाते में आता है। प्लांट लिखा होगा तो घिसाई कहाँ आएगा, व्यापार खाते में। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे सिर्फ यंत्र करिएगा, क्योंकि व्यापार खाते में घिसाई लिखने से आंसर नहीं आता, और व्यापार खाता ऐसे भी पहले से दिया हुआ है तो वहाँ मिस्टेक है। प्लांट यंत्र की जगह सिर्फ आप यंत्र लिखिएगा। यंत्र कितना है 40,000। इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि समायोजन है उस पर। और फर्नीचर कितना दिया हुआ है, दोनों का हम साथ में हल करेंगे, इसलिए पहले फर्नीचर भी लिख ले रहा हूँ। फर्नीचर दिया हुआ है 10,000। अब हम देखते हैं कौन सा समायोजन है, तो प्लांट यंत्र और फर्नीचर पर छठा समायोजन है। तो छठे नंबर समायोजन पे देख सकते हैं, प्लांट यंत्र पर 20% और फर्नीचर पर 5% घिसाई गिनना है। ये आपका फेवरेट समायोजन है, क्योंकि हर सवाल में आता है और बहुत ईजी है। जिस संपत्ति के बारे में जितना घिसाई, डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत या अपलिखित जो भी करने के लिए कहा हो, उस संपत्ति में से उतना माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। तो यंत्र पे कितना परसेंट कहा है, 20%। वहाँ भी प्लांट यंत्र लिखा है तो उसको यंत्र कर दीजिएगा। 20% करेंगे 40,000 का तो 8,000 आएगा, बाहर कितना आएगा 32,000। और फर्नीचर पे कितना परसेंट कहा है, 5%। 5% घिसाई गिनेंगे, अगर आप इसका 20% गिना है हमने, यहाँ कोष्टक में दर्शा दे रहा हूँ, और इसका 5% गिनेंगे तो 500 होगा।
बाहर आएगा 9,500 और दोनों के दोनों ही घिसाई का लेखा लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। सिर्फ यंत्र का घिसाई 8,000 और फर्नीचर का घिसाई 500। उसके बाद बीमा प्रीमियम वो भी लाभ हानि खाते के उधार में ही आएगा। बीमा प्रीमियम कितना दिया हुआ है? तो बीमा प्रीमियम 2,000 दिया हुआ है, माइनस कौन सा समाजन है उस पर? तीसरा समाजन है पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 400 है, तो माइनस अग्रिम चुकाया। अग्रिम चुकाया की एंट्री मैंने पहले भी आपको समझाया है कि कोई भी खर्च अग्रिम चुकाया हो तो उस खर्च में से हम माइनस करेंगे और संपत्ति लेनामी लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए सुख की बात है, अच्छी बात है, भविष्य में हमें नहीं चुकाना पड़ेगा उतना। तो अग्रिम चुकाया संपत्ति लेनामी। कितना था? तो 400। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सभी समायोजन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ अंदर जो दो गुप्त समायोजन है उसका हल हम देखेंगे। तो बीमा प्रीमियम के बाद है भाड़ा पट्टे पे ली मशीनरी, भाड़े पट्टे मशीनरी कितना दिया हुआ है? 60,000। कितने वर्ष के लिए लिया हुआ है? तो 1/4/16 से 5 वर्ष के लिए। तो आपको 11वीं कक्षा से ही मालूम है, जितने वर्ष के लिए होगा उतना भाग हम क्या करेंगे? अपलिखित। और वर्ष के शुरुआत से है तो कोई 6/12 3/12 ऐसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 वर्ष के लिए है तो 1/-1/5 भाग अपलिखित। कितना होगा 1/5 भाग? तो 60,000 भागे 5 करेंगे तो कितना होगा? 12,000। घटाएंगे तो बाहर आएगा 48,000। और तुरंत यहाँ से कोई भी चीज़ माइनस होगा तो तुरंत उसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में भाड़े पट्टे मशीनरी अपलिखित, भाड़े पट्टे मशीनरी अपलिखित। कितना अपलिखित हुआ है? तो 12,000। चलो, भाड़े पट्टे की मशीनरी के बाद दिया हुआ है स्टेशनरी और छपाई। स्टेशनरी छपाई, स्टेशनरी छपाई कितना दिया हुआ है? स्टेशनरी छपाई खर्च 1200। उसके बाद डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। तो ये डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत कहाँ लिखा हुआ है? तो तलपट में लिखा हुआ है, तो हम तलपट में ही लिखेंगे डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। तो देख सकते हैं डूबत ऋण कितना दिया हुआ है? तो डूबत ऋण दिया हुआ है 400 उधार वाला, और डूबत ऋण अनामत जमा में दिया है और हम उसे उधार में लिख रहे हैं इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। तो कितना है डूबत ऋण अनामत? 2,000। ऊपर के तीनों को जोड़कर और 2,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 18 30, यानी 3,000 माइनस 2,000, तो फाइनल बाहर कितना आएगा? 1,000। डूबत ऋण तलपट, डूबत ऋण समायोजन, डूबत ऋण अनामत समायोजन और माइनस डूबत ऋण अनामत तलपट। तो समायोजन तो हम दोनों पहले से लिख चुके थे। अभी डूबत ऋण तलपट था 400 और जमा बाकी दी थी डूबत ऋण अनामत की 2,000, तो ऊपर के तीनों को जोड़कर हमने 2,000 माइनस करके बाहर लिखा है, फाइनल आंसर 1,000। उसके बाद विज्ञापन खर्च, मुसाफरी खर्च। अब लाभ हानि खाते में यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने उसके लिए जगह बनाया है। तो विज्ञापन खर्च, मुसाफरी खर्च कोई समायोजन नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे हम। विज्ञापन खर्च कितना? तो 1200 और मुसाफरी खर्च 800। उसके बाद व्यापार खाता का शेष वो हमने पहले से लिख दिया है 61,800। सवाना की लोन किसी का भी हो तो हम कहाँ पे लिखेंगे? पूंजी दायित्व में। सवाना कौन है? S2, तो S2 की लोन कितना है? S2 की लोन तो 60,000। हाँ, लेकिन लोन किसी का भी हो पूंजी दायित्व में तो लिख देंगे, लेकिन खास बात यह है कि सवाना कौन है? साझेदार। और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा हो फिर भी 6% ब्याज चुकाया जाएगा, और कहा गया हो तो इतना सोचिए मत, कहा गया होगा तो जितना कहा गया होगा उतना चुकाएंगे। तो प्लस चुकाना बाकी ब्याज गिन लेंगे हम, 60,000 गुणे 6% गुणे 6/12। तो इस तरह से आप गिनेंगे तो 6 × 36 1800 आएगा। 3600 पूरे साल का होता है तो 6 महीने का 1800 जोड़ देंगे तो 61,800। और कोई भी ब्याज चुकाया है आपने या चुकाना बाकी है तो आपके लिए क्या है? खर्च है। तो लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे चुकाना बाकी लोन का ब्याज, या चुकाना बाकी ब्याज भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ब्याज तो लोन का ही होगा।
1800। उसके बाद बट्टा अनामत। अब बट्टा अनामत का भी लाभ हानि के उधार में कॉलम बनता है, लेकिन पहले से कोई बट्टा नहीं दिया है तो आप लाभ हानि के जमा में, जमा बाकी दिया है तो लाभ हानि के जमा में आप लिख सकते हो, क्योंकि उधार में माइनस में तो हम लिख नहीं सकते। तो बट्टा अनामत जमा में 760। इस तरह से हमारा पूरा सकल दर्पण का असर हो गया। समायोजन भी हमने पूरा हल कर लिया है। अब हम खातों को बारी बारी से बंद करेंगे। तो सबसे पहले सुधारा हुआ व्यापार खाता जो है हमारे पास, उसको बंद करते हैं। तो सुधारा हुआ व्यापार खाते में कोई टोटल ही नहीं है, तो वही 61,800, 61,800। सुधारा हुआ सकल लाभ, क्वेश्चन मार्क। 61,800 में से आप 4,000 माइनस करोगे तो आसानी से कर लोगे आप 57,800। यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे जमा में आएगा। सकल लाभ व्यापार खाते से लाए 57,800। मैंने पहले दिन सब कुछ लिखा था, आपको भी सब कुछ लिखना चाहिए। अब ये बंद करेंगे तो दोस्तों आज उधार का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब एक बार ऐसा हो तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वेतन की बहुत बड़ी रकम है। 37,000, 1,000, 8,000, 500, 1,600, 12,000, 1,200, फिर वापस 1,200, फिर 800 और फिर 1,800। इस तरह से उधार का टोटल ज़्यादा आ रहा है 65,100। और आपको नियम पता ही है, जो ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखना है 65,100। अब 65,100 में से ये दोनों माइनस करोगे आप 57,800 और 760, तो आपका शुद्ध हानि या वितरण पात्र हानि, यहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन अब यहाँ जगह बनाया तो यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, शुद्ध हानि या इसी को आप कह सकते हो वितरण पात्र हानि, क्योंकि आज हमने लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाया है। किसके किसके बीच बांटना है, तो S1 S2 के हम चालू खाते ले जाएंगे। डिफरेंस से आपको मिलेगा, तो 65,100 में से ये दोनों चीज़ आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6540, 6,540। उनके लाभ हानि का अनुपात समान था तो समान भागों में बांटेंगे, तो 6540 गुणे 1/2 तो 3270, यानी 3,270, 3,270। यहाँ पे जमा में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा, उधार में वितरण पात्र हानि, पहले वाले का भी 3,270 और दूसरे वाले का भी 3,270। अब चेक करेंगे तो S1 का जमा का योग ज़्यादा आएगा 40,000, वही हम उधार में भी लिखेंगे 40,000, तो उसका उधार में आएगा डिफरेंस, शेष आगे ले गए, क्वेश्चन मार्क। 40,000 में से ये चीज़ आपको क्या करना है, माइनस करना है बारी बारी से 4,000 और 3,270, तो 32,730 आएगा। अब ये यहाँ उधार में आया तो क्रॉस एंट्री वहाँ कहाँ आएगा, जमा में। चालू खाता S1 का कितना, 32,730, लेकिन S2 का आज उधार का योग ज़्यादा आएगा क्योंकि जमा में तो कुछ है ही नहीं। 10 और 3 13,270, 13,270 और इसका यहाँ पे जमा में डिफरेंस आएगा, शेष आगे ले गए, जमा साइड पे डिफरेंस आएगा कितने का, तो 13,270 का। अब इसका यहाँ जमा में आया तो उसकी क्रॉस एंट्री पक्की तलपट में उधार साइड ये होता है, चालू खाता S2 13,270। अब वो फाइनल आपका आंसर लिखने की बारी, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 4,06,530, 4,06,530। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। इसके जैसा आपके बुक में एक उदाहरण भी है, वो उदाहरण भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कौन सा उदाहरण है देखकर, तो उस उदाहरण को भी आप अच्छी तरह से अगर हल करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक मैंने आपको कोई भी उदाहरण नहीं दिया है, तो आप उस उदाहरण को ज़रूर हल करिए। वो उदाहरण है उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 48। उदाहरण नंबर 2 है, पेज नंबर 48 है, सेम टू सेम उसकी भी समायोजन इसकी तरह ही है, तो उसको आप ज़रूर हल करिएगा। थैंक यू सो मच।